नमस्कार मित्रों, मैं नरसिंह चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिंदी साहित्य धारा एकेडमी पर। और आप मुझसे जुड़े मुझे बहुत ही खुशी है। और अपन एक क्लास ले चुके हैं, अब आज दूसरी क्लास ले रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहना। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है देख लीजिए आप, कि साहित्य इतिहास के संदर्भ में चर्चित जो कथन है, कौन कौन महानुभाव थे जिन्होंने साहित्य इतिहास के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की है। ऐसे तो बहुत जनों ने की है, लेकिन अपन जो एग्जाम रिलेटेड है, जो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने साहित्य के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब है। मतलब साहित्य है क्या? जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं उनका एक संक्षिप्त प्रतिबिंब है। तो ये इन्होंने कहा है। देख लीजिए, लिखते हैं अपन, आप भी नोट कर ले रहे हैं कि साहित्य जनता की कौन सी वृत्तियां भाई? चित्तवृत्तियां। जनता की चित्तवृत्तियों का कैसा प्रतिबिंब है? संक्षिप्त प्रतिबिंब है। संक्षिप्त प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें हम ERC से भी डिनोट करते हैं, तो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संक्षिप्त प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरे जो हमारे महानुभव हैं वो कौन है, देख लीजिए। बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य है क्या? जन समूह के हृदय का विकास ही तो साहित्य है। जो हमारे जनता का जो समूह है, उनके जैसे जैसे हृदय का विकास हो रहा है, वही तो साहित्य है। तो बालकृष्ण भट्ट का कोटेशन क्या है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। अब देख लीजिए, तीसरे जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर तो द्विवेदी काल ही नाम रखा गया था आधुनिक काल के अंदर। ठीक है, इतने महान व्यक्ति ने क्या बोला है साहित्य के बारे में। तो तीसरी बात अपन करते हैं किसके बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे ये। और इनको ये श्रृंगारिक वगैरह अच्छा नहीं लगता था, रहस्यवाद वगैरह ये सब। इन्होंने कविता, मतलब पद्य और गद्य दोनों में ही खड़ी बोली को महत्व दिया है। ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला है साहित्य के बारे में कि ज्ञान राशि का संचित कोश है। क्या है? ज्ञान राशि का, दो कोटेशन है इनके। पहला कोटेशन है, साहित्य है क्या? साहित्य है ज्ञान राशि का संचित कोश। ज्ञान राशि का संचित कोश। संचित कोश का मतलब क्या है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे पहले कम था, उसके बाद और ज़्यादा हुआ, उसके बाद और ज़्यादा हुआ, ऐसे करते करते मतलब ये साहित्य इकट्ठा हुआ है। इसका विकास हुआ है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश है एक, तो ये। और इनका एक दूसरा कोटेशन है कि साहित्य की चेतना, मतलब ये कहते हैं कि साहित्य की चेतना में वो शक्ति होती है जो कार्य बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर पाती, बम नहीं कर पाते, तोपें नहीं कर सकती हैं, वो कार्य साहित्य कर देता है। तो ये बहुत ही चर्चित कोटेशन है इनका साहित्य के बारे में, साहित्य इतिहास के बारे में, कि साहित्य की चेतना में। तो इसके बारे में लिखते हैं, साहित्य की चेतना में
वह शक्ति अंतर्निहित है, वह शक्ति अंतर्निहित है, साहित्य की चेतना वह शक्ति अंतर्निहित है जो क्या कार्य कर देती भाई, मतलब जो कार्य कौन नहीं कर पाती है, जो कार्य बड़ी 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 तलवारें, तोपें, बम, बड़ी बड़ी तलवारें, बम और तोपें नहीं कर सकती, वो कौन कर सकता भाई, साहित्य कर देता है। या नहीं कर पाती वह कार्य कौन कर लेता है, साहित्य, वह कार्य साहित्य कर देता है। साहित्य मतलब इतना साहित्य के अंदर पावर है, समझ रहे हो। जो काम तलवार नहीं कर सकती, बम नहीं कर सकता, तोप नहीं कर सकती, वो काम साहित्य कर देता है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। कम चीज नहीं थी ये, इनका राज चला है, पूरा युग इनके नाम पर है। अब देखिए एक और महान हस्ती हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें कबीर का उद्धारक कहते हैं, कबीर नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, 1942 के अंदर। तो अपन बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनको अपन शॉर्ट में HPD भी कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं साहित्य इतिहास के बारे में। ये कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, केवल और केवल मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ये कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिख लीजिए। इन्होंने कहा है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो जो चर्चित कथन थी, जिनका बार बार एग्जाम में आते ही रहते हैं कथन, ये उनके बारे में बात की है। और अपने को यही ध्यान रखना है क्योंकि कथन बहुत ज़्यादा है, जो एग्जाम रिलेटेड उपयोगी है उन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लगाओ, देखो नोट लगा के लिख लो इसको, तो कि जो प्रमुख आलोचक हैं और उनके जो प्रिय कवि हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रमुख आलोचक व उनके प्रिय कवि। प्रमुख आलोचक व उनके प्रिय कवि, मतलब जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के प्रिय कवि कौन है, बच्चन सिंह जी के प्रिय कवि कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन है, नामवर सिंह जी के कौन है, रामविलास शर्मा जी के कौन है। तो इस प्रकार से हरेक के प्रिय कवि हुए हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, बात करते हैं ERC और निराला के प्रिय कवि की। इनका दोनों एक ही है, तुलसीवाद, जो कि मंगलाचरण में विश्वास करते हैं, है ना, तुलसीदास जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निराला जिसका इनका जो नाम है ना, पहले सूर्य कुमार था, फिर इन्होंने सूर्यकांत कर लिया, और मतवाला पत्रिका में इनकी तुकबंदियों को देकर इनका नाम निराला पड़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी और निराला के जो प्रिय कवि हैं, निराला के प्रिय कवि कौन है, तुलसीदास जी। तो ध्यान देना भाई, कौन है, तुलसीदास।
अब अपन बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी प्लस हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके जो प्रिय कवि हैं वो कौन है, कबीर दास। ठीक है, तो कबीर दास जी के उदारक भी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है, कबीर दास जी के उदारक। ठीक है, हजारी प्रसाद और डॉक्टर बच्चन सिंह जी, ये दोनों ही कबीर दास जी को अपना प्रिय कवि मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह जी के जो प्रिय कवि हैं ये वो कौन है, देख लीजिए। तो अगला डिस्कस अपन किसके ऊपर करें, प्रोफेसर नामवर सिंह जी, नामवर सिंह जी, इनके जो प्रिय कवि हैं कौन है, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। ठीक है, जिन्होंने अंधेरे में कविता भी लिखी है, लंबी कविता है। और अपन बात करते हैं सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा, इनके जो प्रिय कवि हैं वो कौन है, निराला जी है। तो रामविलास शर्मा जी के प्रिय जो कवि हैं कौन है भाई, प्रिय कवि हैं अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप ये ध्यान रखना, ये जो रामविलास शर्मा है इन्होंने नाटकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, लेकिन सर्वमान्य जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रामविलास शर्मा सबसे श्रेष्ठ, वही सबसे श्रेष्ठ जो नाट्यकार किसी को मानते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं, लेकिन सही मायने में सर्वमान्य जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो इनका इनके विचारों को अपन लिखते हैं कि रामविलास शर्मा के, ये ध्यान देना, नाटककार रामविलास शर्मा ने, ऐसे लिखना है अपने को, रामविलास शर्मा ने किसके अंदर, नाटककारों में, नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको दिया है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन है, भारतेंदु युग के पर्व, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। तो रामविलास शर्मा ने नाट्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र और कथाकार में किसको दिया है, कथाकार, कथाकार कहते हैं कहानी और उपन्यास दोनों सम्मिलित हो जाते हैं कथाकार के अंदर, कहानीकार भी हैं उपन्यासकार भी है। ठीक है, तो कथाकार में प्रेमचंद जी को। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, कथाकार में प्रेमचंद जी को, तथा आलोचकों में बताओ कौन किसको देगा, आलोचना में या आलोचकों में किसको, ARC को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। तो ध्यान रखना है, और ये आप नोट लगा के लिख लीजिए कि नोट लगा के क्या लिखना है कि हिंदी के सबसे बड़े नाटककार जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, बाकी दोनों सेम है, कथाकार में प्रेमचंद ही है शर्मा ने जो रामविलास शर्मा ने बनाए हैं, और आलोचना में भी ARC ही है। इनका बदलाव यहाँ हुआ है,
नाटककार में इन्होंने किसको स्थान दे दिया है? भारतेंदु जी को दिया है। ठीक है, तो नोट लगा ये लिखो कि हिंदी के सबसे बड़े नाटककार कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है। और इनको क्या कहते हैं? छायावाद के सुमेरु हैं ये। ठीक है, छायावाद के ब्रह्मा। जबकि रामविलास शर्मा जी ने हिंदी का सबसे बड़ा नाटककार किसे माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और कथा साहित्य में ये ध्यान रखना भी, कथा साहित्य में जो स्थान किसका है? कथा साहित्य में कौन स्थान है भाई किसका? जो स्थान प्रेमचंद जी का है, जो स्थान प्रेमचंद जी का है, वही स्थान नाटक साहित्य में किसका है भाई? जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो कथा साहित्य में जो स्थान प्रेमचंद जी रखते हैं, वो का स्थान नाटक साहित्य में कौन रख रहे हैं? जयशंकर प्रसाद रख रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अब अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, मतलब इनकी कालक्रम की। सबसे पहले कौन सा काल है, उसके बाद कौन सा है। ठीक है, अपन कैसे बढ़ते हैं क्रमानुसार। ठीक है, तो अपन एक सारणी टाइप बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो मैं बता रहा हूं ये किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार है। तो ये ध्यान रखना भाई, किसके अनुसार है? शुक्लानुसार। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्ल जी के अनुसार कौन सा काल आएगा? तो अपन ये 4 काल है इसके अंदर, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इनके थोड़ा सा अपन वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा काल है? रीति काल। और लास्ट वाला कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल, समझ आना भाई, ये आधुनिक है। ठीक है, वीरगाथा काल कब से कब तक, ये पूछा गया सवाल अभी। शुक्ल जी ने कब से कब माना है? वीरगाथा काल का 1050, कब से कब तक भाई? 1050 विक्रम संवत। ये ध्यान रखना, ईस्वी नहीं है। ईस्वी निकालना है तो 1050 में 57 घटा देना, 993 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, ईस्वी में अगर कहे तो कितना हो जाएगा? 993 ईस्वी। 993 ईस्वी। तो इसके अंदर कंफ्यूज होना मत, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और कब से कब तक ये देखिए आप, तो 1050 विक्रम संवत से कब तक? 1375।
1375 विक्रम संवत तक। ठीक है। बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल के अंदर इन्होंने माना है विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत 1375 से कितना माना भाई, विक्रम संवत 1700। ठीक है। रीतिकाल के अंदर 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। 1700 विक्रम संवत से कितना 1900। ठीक है। और आधुनिक के अंदर विक्रम संवत 1900 से आज तक, जो भी अद्यतन, जिसको हम कहते हैं अद्यतन। ठीक है, आज तक। अब ये जो 1900 है, अब विक्रम संवत है, तो इसमें से यदि मुझे ईस्वी में लाना है तो कितना हो जाएगा 1843। ठीक है, तो ये ध्यान देना। आधुनिक काल की शुरुआत शुक्ल जी कब से मान रहे हैं, 1843 से मान रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये भी देख लीजिए कि जो आदिकाल की जो मुख्य भाषा क्या है, ये आदिकाल है या वीरगाथा काल है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुझाया था। ठीक है, लेकिन इसे शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल की मुख्य जो भाषा है वो क्या है, अब देख लीजिए आदिकाल की जो मुख्य भाषा क्या है। तो आदिकाल की जो भाषा है, मुख्य भाषा तो क्या है, अपभ्रंश है। कौन सी है भाई, अपभ्रंश। ठीक है। और भक्ति काल की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, अवधी भाषा, अवधी भाषा। ठीक है। रीति काल की कौन सी है भाई, ब्रज भाषा का स्वर्ण काल, मतलब ब्रज भाषा है। ठीक है, क्योंकि रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा है, और इसको ललित कलाओं का काल भी कहते हैं। रीति काल को ललित कलाएं बहुत ज़्यादा घटित हुई हैं, इसलिए ललित कलाओं का काल भी रीति काल है। ठीक है। और ये जो आधुनिक काल है, इसकी भाषा तो खड़ी बोली है ही है। ठीक है। अब यदि अपन बात करें आदिकाल के अंदर कि आदिकाल की जो उनकी भाषा है वो अपभ्रंश होगी, जैसे जैन है तो उनकी भाषा अपभ्रंश है। ठीक है। अब बात करें भक्ति काल के अंदर, अब भक्ति काल में कितने जने हुए भी, भक्ति काल में मेन जो कितने हुए, 4 हुए। एक तो संत हैं, और कौन है भाई, सूफी हुए, और कृष्ण मार्गी वाले हुए, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त या राम, ये हो गया राम भक्ति या राम मार्गी या राम भक्त और कृष्ण भक्त, ये 4 जने हुए। अब इनकी ठीक है, संत, सूफी, राम भक्त और कृष्ण भक्त। अब जो संतों की जो भाषा है, इनकी जो भाषा है कैसी है, ये ध्यान देना भाई। संतों की जो भाषा है कैसी है, सद्धूकड़ी। सद्धूकड़ी मतलब जिसके अंदर अवधी और ब्रज भाषा दोनों बराबर रूप से मिश्रित हो, सद्धूकड़ी होगी। ठीक है, सिर्फ एक भाषा का नहीं लिया है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों मिक्सअप है। सूफियों की क्या है, सूफी की भाषा ठेठ अवधी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूफियों की भाषा तो ठेठ अवधी हो गई, लिपि क्या है, तो लिपि इसकी क्या है, फारसी है। ये ध्यान रखना, फारसी लिपि है। ठीक है भाई, तो लिपि कौन सी है, फारसी। ठीक है। और जो राम भक्त हैं, अब राम भक्त में कौन है, तुलसीदास जी हैं, ये है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस वगैरह लिखा है, तो ये इनकी जो अवधी भाषा थी वो साहित्यिक अवधी भाषा थी। कौन सी है, साहित्यिक
साहित्यिक अवधी भाषा, ठीक है। और जो कृष्ण भक्त हैं इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है। तो भक्ति काल के अंदर आप देख सकते हो कि ब्रज भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, अवधी का भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा किसका हुआ है, अवधी का ही हुआ है, ठीक है। अगर अपन बात करें भक्ति काल के अंदर अवधी और ब्रज की तुलनात्मक रूप से बात करें तो यहाँ पर अवधि है ना, अवधि तो हो जाएगी आपके, यदि मैं रेशियो में बात करूँ अवधि और ब्रज भाषा, तो मोटा मोटी रूप से अपन कह सकते हैं कि मान लो अवधि 60% है तो ब्रज भाषा कितनी है, 40% है, ठीक है। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ भाई, ये भक्ति काल के संदर्भ में बात हो रही है। मतलब ये जो पूरा मैंने लिखा है ये भक्ति काल के बारे में बात हुई है, ये इसकी बात है भक्ति काल ठीक है। अब देखिए उसके बाद में आधुनिक काल की बात करते हैं अपन भाई। रीतिकाल के बारे में बात क्या करें, रीतिकाल ललित कलाओं का काल हमने कहा है आपको। अब आधुनिक काल के अंदर कौन कौन से, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, ये सब आधुनिक काल के, ठीक है। छायावाद, ये सब। तो बात यदि अपन करें आधुनिक काल की तो इसके अंदर मुख्य रूप से ये देख लीजिए, एक तो अपन बात करते हैं भारतेंदु काल की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो कविता की जो भाषा थी वो ब्रज ही थी, लेकिन गद्य की जो भाषा है वो खड़ी बोली हो गई, ठीक है। और आधुनिक काल से किसकी शुरुआत हुई है, गद्य काल की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना, गद्य काल की शुरुआत आधुनिक काल कौन से काल से हुई है, आधुनिक काल से, ये आप ध्यान रखना। भारतेंदु काल, इसको अपन एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल। और ये कहने वाले कौन है, नगेंद्र कहते हैं। कौन कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो कविता की भाषा यहाँ पर भारतेंदु काल में क्या थी, ब्रज ही थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। कविता की भाषा में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कविता की भाषा ब्रज ही रखी इन्होंने, लेकिन खड़ी बोली में भी इन्होंने कविता करके दिखाई है भारतेंदु जी ने, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कविता ब्रज भाषा में ही अच्छी रहती है, इसलिए इनके युग के अंदर भारतेंदु काल के अंदर कविता की भाषा ब्रज ही रही। कविता की भाषा किस में रखी भाई, ब्रज, ठीक है, ब्रज ही रही, ठीक। अब भारतेंदु काल के बाद कौन सा काल आता है, द्विवेदी काल, द्विवेदी काल, ठीक है। द्विवेदी काल जो 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1918 तक चलता है, ठीक है। तो अब इस युग के अंदर द्विवेदी काल के अंदर कविता में भी खड़ी बोली आ गई, मतलब पहले गद्य में थी, अब गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली आ गई, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता यही है। तो अपन लिख सकते हैं कि 1900 ईस्वी से 1900 ईस्वी से खड़ी बोली का आगमन किस में हो गया भाई, कविता में भी, खड़ी बोली काव्य में भी आ गई। पहले तो केवल किस में थी, गद्य में थी खड़ी बोली,
लेकिन अब पद्य में भी आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे तो बनाना स्टार्ट कर लो, ताकि आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके जो भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।